हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। जून के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? मेथड को लैटिन वर्ड में मोड कहते हैं। मोड का मतलब है वे मतलब तरीका, मतलब टीचिंग को करने का तरीका। नाउ देयर आर 4 टेक्निक्स जिससे हम टीचिंग को कर सकते हैं। सबसे पहला है टीचर सेंटर्ड मेथड, सेकंड लर्नर सेंटर्ड मेथड, थर्ड कंटेंट सेंटर्ड एंड फोर्थ इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। मेनली हमको टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड का ही यूज करना है। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर मेन फोकस है, जिसमें सारा काम टीचर के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर के ऊपर है। लर्नर सेंटर्ड नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें लर्नर जो है वो मेन फोकस है। लर्नर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद की, लर्नर की, उसकी होती है। कंटेंट फोकस मतलब आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो फोकस है। इसमें जो भी टीचिंग होगी वो टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगी। मतलब जो भी टीचिंग होगी वो टीचर या लर्नर के अकॉर्डिंग नहीं होगी। जो भी टीचिंग होगी वो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग होगी कि आपका स्टडी मटेरियल कैसा है। फोर्थ इज इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड क्या है? इसमें हम टीचर सेंटर्ड मेथड को भी यूज कर सकते हैं और लर्नर सेंटर्ड मेथड को भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें जो मेथड यूज होंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होंगे। जैसी हमारी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम या तो टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज करेंगे या लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जो लर्नर्स हैं वो छोटे बच्चे हैं तो वो खुद से नहीं पढ़ सकते, उनको टीचर की जरूरत है, तो उसमें हम ऐसी सिचुएशन में हम टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज करेंगे। अगर हमारे लर्नर स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े हैं, अडल्ट हैं, वो खुद से पढ़ सकते हैं, उनको टीचर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वहां हम लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज करेंगे। तो जैसी सिचुएशन होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम हमारे टीचिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे। दैट इज योर इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। लेकिन मेनली हमको सिर्फ टीचर सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि यूजीसी में ज्यादातर इन दोनों मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको कंटेंट सेंटर्ड और इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड को भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा टीचर सेंटर्ड से। टीचर सेंटर्ड क्या है? टीचर अज्यूम्स द मेन पोजीशन। मतलब मेन पोजीशन, मेन फोकस जो रहता है वो किस पे रहता है? टीचर पे रहता है। टीचर जो है वो आपका प्राइमरी रोल प्ले करता है। सेकेंड, द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर्स एज एन एक्सपर्ट। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर जो है वो लर्नर्स के ऊपर अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, अपने आप को अथॉरिटी समझता है कि मैं हूँ वो लर्नर्स के ऊपर एक्सपर्ट हूँ और लर्नर्स जो है वो मेरे अंडर में है। ठीक है, लर्नर्स आर अज्यूम्ड एज पैसिव। टीचर सेंटर्ड मेथड में लर्नर्स जो है वो पैसिव रहते हैं। अब पैसिव क्यों रहते हैं? टीचर एक्सपर्ट क्यों है, अथॉरिटी क्यों है, मेन पोजीशन में क्यों है? मतलब टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, जो टीचर लर्नर्स को स्टडी मटेरियल या जो भी अपनी टीचिंग करता है वो टीचर अपने अकॉर्डिंग करता है। जैसा टीचर को ठीक लगता है वो वैसा करता है। वो लर्नर्स के बारे में नहीं सोचता है कि क्या उनको वो चीज़ समझ में आएगी, उनको समझ में नहीं आएगी, या उनको किस तरीके से पढ़ना है। टीचर अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ाता है, चाहे उनको समझ में आए चाहे ना आए। इसलिए कहा है कि टीचर सेंटर में मेन पोजीशन आपकी टीचर की होती है, मेन फोकस टीचर का होता है। टीचर जो है वो अपने आप को एक्सपर्ट, अपने आप को अथॉरिटी समझता है। मतलब जैसा मैं कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा वो सही ही कराऊंगा और लर्नर्स को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, है ना। और इसलिए कहा है कि टीचर सेंटर्ड में लर्नर का रोल क्या है? पैसिव है, और टीचर का रोल क्या है? एक्टिव है। अब जब लर्नर को कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा, सारा काम टीचर ही करेगा। जैसा टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे नोट्स लिख दिए वैसे सिर्फ लर्नर्स को उन नोट्स को क्या करना है? अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। जब लर्नर को अपना ब्रेन ही नहीं यूज करना है, लर्नर को कुछ काम ही नहीं करना है, तो लर्नर ऑटोमेटिक पैसिव हो जाएगा। तो इसलिए लर्नर का रोल टीचर सेंटर्ड मेथड में पैसिव रहता है और टीचर का रोल एक्टिव रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड के? लेक्चर मेथड, वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड और आगे और है जिनको हम अभी डिटेल में देखेंगे। अब लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है? जहां टीचर सेंटर्ड मेथड में मेन पोजीशन टीचर की हुआ करती थी, वहां लर्नर सेंटर्ड मेथड में मेन पोजीशन किसकी होती है? लर्नर की होती है। जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड में बच्चे जो हैं वो या तो टीचर से नहीं पढ़ेंगे, खुद के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और अगर वो टीचर से भी पढ़ते हैं तो टीचर अपने अकॉर्डिंग लर्नर्स को नहीं पढ़ा सकता है। वो टीचर जो है वो लर्नर्स को लर्नर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। मतलब जैसे बच्चों को पढ़ना है, जैसे बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है
वैसे टीचर अपनी टीचिंग कराएगा। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में या तो टीचर का कोई रोल नहीं रहेगा, और अगर रहता भी है तो वो लर्नर्स के अकॉर्डिंग रहता है। इसलिए लर्नर सेंटर्ड मेथड में मेन पोजीशन किसकी रहती है? लर्नर्स की रहती है। जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर अपने आप को एक्सपर्ट और अथॉरिटी समझता था, वैसे ही लर्नर सेंटर्ड मेथड में वो अपने आप को एक्सपर्ट या अथॉरिटी नहीं समझेगा। लर्नर सेंटर्ड मेथड में वो टीचर जो है वो अपने आप को लर्नर्स का एज अ गाइड समझेगा, कि उसको लर्नर्स को गाइड करना है, ना कि वो लर्नर्स के ऊपर एक अथॉरिटी है ना। लर्नर सेंटर्ड मेथड में लर्नर जो है वो एक्टिव रहता है, ना कि पैसिव। टीचर सेंटर्ड मेथड में हमने क्या देखा? लर्नर अज्यूम्स पैसिव, लर्नर जो है वो पैसिव रहता है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड में लर्नर जो है वो एक्टिव रहता है। अब टीचर सेंटर्ड मेथड में जब सभी काम टीचर कर रहा है, जैसे उसको पढ़ाना है वो वैसे अपने लर्नर्स को पढ़ाता है, लर्नर्स का कोई रोल नहीं रहता, तो इसलिए लर्नर जो है वो उसमें पैसिव रहता है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या है? लर्नर्स खुद अपनी एक्टिविटी से सीखते हैं, खुद करके चीजों को सीखते हैं, इसलिए इसमें लर्नर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्टिव है। कंटेंट फोकस में मैंने आपको बताया कि जो टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग होती है, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है। और इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव में लर्नर सेंटर्ड भी हो सकता है, टीचर सेंटर्ड भी हो सकता है, बस हमको सिचुएशन को देखना है कि सिचुएशन कैसी है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं टीचर सेंटर्ड से। टीचर सेंटर्ड में मेन फोकस किस पे रहता है? टेलिंग पे। टेलिंग मतलब टीचर क्या करेगा? अपने लर्नर्स को सिर्फ चीजें बोल के बता देगा, वो ज्यादा नहीं सोचेगा कि उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए, 2-3 एग्जाम्पल्स देने चाहिए। वो क्या करेगा? आएगा क्लास में, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होगा और अपने लर्नर्स को सिर्फ चीजें बोल के समझा देगा। सेकंड, मेमोराइजेशन ज्यादा होता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। मेमोराइजेशन मतलब अब जब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है, तो लर्नर्स क्या करेंगे? चीज को सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मेमोराइजेशन ज्यादा होता है। रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, रिकॉलिंग मतलब बार बार उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे, बार बार उस इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करेगा लर्नर जो उसको टीचर ने दी है। पैसिव रेसिपिएंट, मैंने आपको बताया टीचर सेंटर्ड मेथड में लर्नर जो है वो पैसिव रहता है। रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, टीचर सेंटर्ड मेथड में लर्नर जो है वो टीचर से कोई क्वेश्चन या कोई आंसर नहीं कर सकता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में जब तक टीचर अपने लर्नर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये परमिशन नहीं दे देता कि वो अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछे, तब तक लर्नर्स जो है वो अपने टीचर से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट का रोल पैसिव है, क्योंकि ना वो अपने टीचर से कोई सवाल पूछ सकता है, ना कोई जवाब कर सकता है, सिर्फ उसको बैठना है चुपचाप, जो टीचर बता रहा है उसको सुनना है, जो टीचर लिखवा रहा है उसको सिर्फ लिखना है, दैट इज इट। टीचिंग इन्वायरमेंट इज फॉर्मलाइज्ड। फॉर्मलाइज्ड मतलब अब जब टीचर सेंटर्ड मेथड में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, सब कुछ टीचर ही करेगा, तो टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या करेगा? अपने कुछ रूल्स बनाएगा, कुछ अपने डिसिप्लिन के लिए रूल्स बनाएगा, जिससे वो अपने लर्नर्स को डिसिप्लिन में रख सके। इसलिए टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो फॉर्मलाइज्ड वे में काम होता है। और टीचर ऑक्यूपाइज अ सेंटर पोजिशन, टीचर ही मेन फोकस होता है, टीचर ही प्राइमरी रोल प्ले करता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। तो सबसे पहला टीचर सेंटर्ड का मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड से हम लोग भी काफी बार पढ़े होंगे हमारे क्लासरूम में। टीचर क्या करता था? क्लास में आता था, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता था और लेक्चर देना शुरू, है ना। तो वही सेम है लेक्चर मेथड, जो कि आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता था। हियर दिस टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसमें क्या है? टीचर तो एक्टिव है, सारा काम बोलने का टीचर का है, समझाने का टीचर का है, लेकिन लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, वो क्या है? वो पैसिव है। उसको नहीं, टीचर को नहीं पता है कि लर्नर को वो चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बस टीचर क्या कर रहा है? खड़ा होके लेक्चर दे रहा है क्लास में। स्टूडेंट अज्यूम्ड पैसिव लिसनर, स्टूडेंट जो है वो पैसिव रहते हैं। दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। लेक्चर मेथड जो है, या फिर मैं कहूँ टीचर सेंटर्ड मेथड जो है, वो आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो आपका कम्युनिकेशन का ही एक टॉपिक है। हम इसको कम्युनिकेशन में आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये यहाँ पे आया है तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है। वन वे कम्युनिकेशन जहां से सिर्फ कम्युनिकेशन जा सकता है, वापस फीडबैक नहीं आ सकता, है ना। और टू वे कम्युनिकेशन जहां से मैसेज जो है वो सेंडर के पास में पहुंच भी सकता है और रिसीवर जो है वो उस मैसेज को रिसीव करके वापस से सेंडर को फीडबैक भी दे सकता है। मतलब अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर दो तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। मेरी तरफ से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, बता रही हूँ,
फिर जब ये वीडियो अपलोड होगा, आप लोग इस वीडियो को देखोगे, अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दोगे, तो फिर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो ये एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन लेक्चर मेथड में क्या है, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है। मतलब लेक्चर मेथड में क्या है, सिर्फ टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होके सिर्फ लेक्चर देता है। स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को वो परमिशन ही नहीं है कोई भी सवाल जवाब करने की। हमने ऊपर पूछा ना, बताया ना हमने ऊपर कि रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को परमिशन ही नहीं देता है, और अगर देता भी है तो सिर्फ थोड़े समय के लिए 1-2 क्वेश्चंस पूछने की परमिशन देता है ना। तो इसलिए ये जो है लेक्चर मेथड या फिर आपका टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है। क्लास लिसन्स, राइट्स एंड नोट फैक्ट्स एंड आइडिया फॉर रिमेम्बरिंग एंड टू थिंक देम। मतलब जो टीचर पढ़ा रही है, क्लास क्या करेगी, जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, सिर्फ टीचर को सुनेंगे, जो भी लिखवा रही है उसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और फिर बाद में घर पे जाके अगर उनको समझने की जरूरत हुई, उनको लगा कि मुझे ये समझना चाहिए, तो फिर वो समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, उसको सिर्फ बार बार रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे और क्लास में लिख के और क्लास को पास आउट कर लेंगे। दैट इज इट। सो दैट इज योर लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर क्या करता है, क्लास के सामने आके खड़ा होता है, अपना लेक्चर देता है, लेक्चर ओवर, टीचर क्लास से बाहर। दैट इज इट। अब लेक्चर मेथड के क्या एडवांटेजेस है। इट इज इकोनॉमिकल एंड अ सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज क्लास। मतलब चाहे जितनी भी बड़ी क्लास हो, जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती है, 40-50 बच्चों की क्लास होती है, तो 40-50 बच्चों को संभालने के लिए सिर्फ एक टीचर ही काफी होता है। सो दैट इज योर 1 पॉइंट। सेकेंड, इट इज यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। मतलब जो चीज हमको बच्चों को लर्न करवानी है ना, वो हम लेक्चर मेथड के थ्रू इजीली लर्न करवा सकते हैं। अगर हमको कुछ डेट्स लर्न करवानी है या कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लर्न करवानी है हमारे लर्नर से, तो हम क्या करेंगे, उनके सामने खड़े होंगे, उनको बार बार उस चीज के बारे में रिपीट करेंगे, लेक्चर देंगे, और लर्नर्स क्या करेंगे, उस चीज को बार बार रिकॉल करेंगे, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रट लेंगे। तो अगर हमको कोई चीज अपने लर्नर्स को रटवानी है, रोट मेमोराइजेशन करवानी है, तो हम लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग लेक्चर्स इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस आर यूजुअली अवॉइड। मतलब लेक्चर मेथड के टाइम पे इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। मतलब जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था वही है कि लेक्चर मेथड के टाइम पे स्टूडेंट्स को कोई भी परमिशन नहीं हो सकती है, या कोई भी परमिशन नहीं होती है कि वो अपनी टीचर से कोई भी सवाल जवाब कर सके। इसलिए कहा है कि लेक्चर मेथड में इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है लेक्चर मेथड की। It provides very little opportunity for student activity. Teacher takes special care to make the class interesting, है ना। इसमें स्टूडेंट्स का रोल बहुत ही कम होता है, इसलिए स्टूडेंट्स जो है उसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। It is usually does not provide opportunity to learner to solve problem. अब जब लर्नर को कुछ काम ही नहीं करने दिया जाएगा, जो टीचर बोल रहा है सिर्फ उसको बैठ के सुनना है, सिर्फ कॉपी में उसके नोट्स नोट डाउन करने हैं, तो जो लर्नर है उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसके डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। थर्ड इज योर इट ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। सेम पॉइंट है, स्टूडेंट्स के लिए ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट की अपनी खुद की ग्रोथ नहीं हो पाती है, स्टूडेंट की जो इंडिविजुअलिटी है वो निकल के नहीं आ पाती है इस मेथड से। इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर। मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रख के लेक्चर मेथड जो है वो नहीं किया जाता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग ही करता है। टीचर को लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही ही पढ़ा रहा हूँ और लर्नर्स को समझ में ही आ रहा है, तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो मास्टर हूँ। इट डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। मतलब ये इंडिविजुअल्स को ध्यान में रख के नहीं करा जाता है, ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के नहीं करा जाता है। सो दैट इज योर लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर अपने अकॉर्डिंग टीचिंग कराता है, टीचर को लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ और लर्नर्स जो है उनको समझ में भी आ रहा है। सो दैट इज योर लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर क्लासरूम में आता है, खड़ा होता है ब्लैक बोर्ड के सामने और लेक्चर देना स्टार्ट करता है। सेकेंड टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मतलब लेक्चर मेथड में क्या किया, टीचर ने सिर्फ लेक्चर देके अपनी टीचिंग करी, लेकिन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में लेक्चर तो देगा, मतलब बोल के तो बताएगा, साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है टू शो, मतलब दिखाना, मतलब चीजों को पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू दिखा के भी समझाएगा अपने लर्नर्स को। तो ये थोड़ा मेथड लेक्चर से तो अच्छा है ना। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग मटीरियल, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। अगर टीचर चाहता है कि उसके लर्नर्स को थोड़ी बहुत चीजें समझ में भी आए, क्योंकि लेक्चर मेथड से तो कुछ समझ में नहीं आया है, तो अब अगर वो चाहता है कि अपने लर्नर्स को कुछ चीजें समझ में आए, कुछ आइडियाज उसके दिमाग में बैठे हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेगा।
इट इज इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपकी टीचिंग के आगे हम क्लासेस पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट दो वर्ड्स हैं। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्क्रीट वो चीजें होती है जिनको आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती है जिनको ना ही आप देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि एप्पल या पानी की बोतल, तो वो आपके लिए कॉन्क्रीट है। आपके लिए क्या? वो सभी के लिए कॉन्क्रीट है, मतलब हम उनको देख भी सकते हैं, हम उनको टच भी कर सकते हैं। वो सभी चीजें जो हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट चीजें हैं। लेकिन जो हम नहीं देख सकते, जो हम नहीं टच कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। जैसे अगर हम कहें कि मिल्की वे, गैलेक्सी, है ना, तो इसको क्या हमने कभी देखा है क्या कभी हम इसको टच कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू जिस चीज को हम नहीं देख सकते, जिस चीज को हम नहीं टच कर सकते, उन चीजों को भी समझा जा सकता है। कैसे? अब कैसे समझा जा सकता है? अगर मैं आपके लिए कल क्लास में एक डायग्राम बना के लाऊं जिसमें मिल्की वे की पिक्चर हो कि मिल्की वे कैसी लगती होगी, है ना, कैसे उसमें स्टार्स होंगे, कैसा यूनिवर्स हमारा दिखता होगा, और वो पिक्चर के थ्रू, उस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू मैं अगर आप लोगों को समझाऊं, तो आपको वो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है तो वो कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट ही, मतलब है तो वो कंसेप्ट वही जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू मैंने आपको वो कंसेप्ट इजी समझा दिया है, या फिर आपके लिए वो कंसेप्ट मैंने इजी कर दिया है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, जो कंसेप्ट हमारे लिए समझने के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, उन कंसेप्ट्स को हम इजी बना सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू। इट इज हेल्पफुल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम लर्नर्स के अंदर कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन को भी डेवलप कर सकते हैं। साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ये सब हमने टीचिंग में देखा है। थर्ड इज योर टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड जो है वो आपका 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर डेवलप हुआ था। अब टीम टीचिंग का मतलब क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, टीम मतलब टीचिंग जो होती है वो एक टीम में होती है। लेक्चर मेथड में क्या देखा था हमने? बड़े क्लासरूम के सामने सिर्फ एक टीचर होता है, मतलब 30-40 बच्चों के सामने सिर्फ एक टीचर जो है वो उस क्लास को हैंडल करता है। लेकिन टीम टीचिंग में क्या होता है? टीम टीचिंग में जो 2-3 टीचर्स होते हैं, 2-3 टीचर्स का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप ऑफ टीचर्स मिलके एक क्लास को संभालते हैं। सो दैट इज योर टीम टीचिंग मेथड, जिसमें टीचर्स का एक ग्रुप होता है, वो 3-4 टीचर्स मिलके एक क्लास को संभालते हैं और एक क्लास को पढ़ाते हैं, ताकि नए नए टीचर्स के नए नए आइडियाज स्टूडेंट्स को मिल सके, और स्टूडेंट्स जो है वो इजीली कंसेप्ट को अडेप्ट कर सके, इजीली कंसेप्ट को समझ सके। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी विथ मोर स्टूडेंट्स, मतलब सभी बच्चों को नई नई फैकल्टी मिलती है। अगर एक ही क्लास को एक ही टीचर पढ़ाएगा तो सिर्फ उस एक टीचर के ही थॉट्स स्टूडेंट्स के पास में जाएंगे, है ना। स्टूडेंट सिर्फ उस एक ही टीचर से पढ़ेगा, अगर चाहे उसको समझ में आए ना आए क्या करेगा फिर वो। लेकिन अगर उसके पास में यही ऑप्शंस होंगे 2-3 टीचर के, अगर 2-3 टीचर मिलके अगर वो सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स को समझाएंगे 1 by 1 करके, तो स्टूडेंट के पास में बहुत सारी चॉइसेस होगी। अगर उसको एक टीचर से कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो दूसरे टीचर से उस कंसेप्ट को समझ सकता है। सो दैट इज योर एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग मेथड। सेकंड, ऑप्टिमम यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग डिवाइसेस, मतलब इसमें बहुत सारे टीचर्स लगेंगे, 3-4 टीचर्स का ग्रुप मिलके अगर लर्नर्स को पढ़ाएगा तो जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा टीचिंग की टेक्निक्स का यूज़ होगा, और जितनी ज़्यादा टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा लर्नर्स को अच्छे से समझ में आएगा, लर्नर्स के लिए उतना ही ज़्यादा लर्निंग जो है वो ईजी रहेगा। थर्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। अब जब 3-4 टीचर मिलके अगर अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टीचिंग क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ही होगी, है ना। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट, फाइंडिंग टीचर्स टू गाइड द लर्नर्स। अब जहां हमको एक टीचर की ज़रूरत हुआ करती थी, टीम टीचिंग में हमको 3-4 टीचर्स की ज़रूरत है ना, तो हमको ज़्यादा टीचर्स चाहिए। अब ज़्यादा टीचर्स मिले ना मिले ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड, मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड, सेम जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा टीचर्स चाहिए इस टाइप ऑफ टीचिंग के लिए। नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ये जो टीचिंग है, टीम टीचिंग जो है वो हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं?
अब अगर एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा लर्नर्स को, तो हो सकता है कि वो सब्जेक्ट लर्नर को समझ में ना आए, है ना। लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है जो 4 टीचर है, चारों टीचर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सोल्यूशन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का, तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना। तो इसलिए कहा है कि ये जो टीम टीचिंग का जो मेथड है वो सभी सब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता है, कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ही अप्लाई हो सकता है। एंड रिक्वायर मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, मतलब जहां हमको एक टीचर की जरूरत होती थी कि अपना क्लासरूम को वो प्लान करे अच्छे से, तो वो जो क्लासरूम का जो प्लानिंग का जो टाइम हुआ करता था वो कम हुआ करता था। लेकिन टीम टीचिंग में हमको 3-4 टीचर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे 3-4 टीचर्स के लिए प्लानिंग के लिए टाइम भी हमको ज्यादा चाहिए, तो इसलिए कहा है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा प्लानिंग और स्केड्यूलिंग में, ठीक है। सो दैट इज योर टीम टीचिंग मेथड। हमने पढ़ा लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और थर्ड टीम टीचिंग मेथड। फोर्थ इज योर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन नाम से समझ में आ रहा है, टीचर कैसे पढ़ाएगा, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू, मतलब लर्नर्स को वीडियो दिखा के पढ़ाएगा। वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड के एडवांटेजेस क्या है? मैनी एक्सपर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन, मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं हम उनको हमारी वीडियो में लाके अपने लर्नर्स को उन एक्सपर्ट से सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी सिखानी है तो मैं अपनी एक वीडियो बना के लाऊंगी जो कि अब शशि थरूर से रिलेटेड होगी। आई होप आप सभी लोग शशि थरूर को जानते होंगे, तो वो जो वीडियो है वो शशि थरूर से रिलेटेड होगी। तो ये कहा है कि जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनको आप अपनी वीडियो में लाके उनके थ्रू आप लर्नर्स को अच्छे से चीज़ें याद करवा सकते हैं। तो मैं शशि थरूर का वीडियो लेकर आऊंगी, उनकी वोकैबुलरी का वीडियो लेकर आऊंगी और आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, तो वो उसको देख के आपको इंग्लिश वोकैबुलरी जो है वो लर्न करने में इजी रहेगा। तो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड क्या कहता है कि हम वीडियो बना के अपने वीडियो में जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको यूज करके अपने लर्नर्स की जो लर्निंग है वो ईजी बना सकते हैं। स्पेसिफिकली यूज फॉर अडल्ट लर्नर्स, अडल्ट और अडोलसेंट। अब ये भी आपका टीचिंग का एक टॉपिक है कि अडल्ट और अडोलसेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं, अडोलसेंट कौन है? अडोलसेंट वो बच्चे हैं जो 19 या 20 साल से छोटे हैं, है ना। और अडल्ट कौन है? अडल्ट 20 साल से बड़े बच्चे हैं। तो जो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन जो मेथड है वो सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही यूजफुल है, मतलब बड़े बच्चों के लिए ही यूजफुल है। अब अगर आप केजी के बच्चे को या फर्स्ट सेकंड नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर आप वीडियो दिखाओगे तो उसको वीडियो देख के क्या समझ में आएगा, है ना। उसको तो सिर्फ कार्टून ही दिखेंगे, उसमें समझ में तो कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप बड़े 20 साल से बड़े बच्चे को अगर ये वीडियोस के थ्रू पढ़ाओगे तो उसके लिए वो इजी रहेगा समझने में। इसलिए कहा है कि जो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो अडल्ट्स के लिए यूजफुल रहता है। इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज, मतलब क्या है इसका? अब जो लर्नर्स जो दूर दूर रहते हैं, है ना, वो भी इस मेथड के थ्रू इजीली पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? अब टीचर अगर वीडियो मेथड के थ्रू अपने लर्नर्स को पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ बच्चे जो है वो आके स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जो बहुत दूर दूर रहते हैं, गांव के एरिया में रहते हैं, है ना, उनके पास में स्कूल नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, टीचर या तो अपने वीडियोस को अपलोड कर दे या वो जो वीडियो है उसको अपने बच्चों को सेंड कर दे, तो बच्चे जो है वो बिना क्लासरूम में आके भी पढ़ सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट सच एज एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी। अब ये जो टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन का जो मेथड है ये भी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स जिन पे हम टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन बना के अपने लर्नर्स को समझा सकते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? लेस पॉसिबिलिटी फॉर 2 वे कम्युनिकेशन, इसमें भी 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। वीडियो चल रही है, लर्नर्स को सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब सिर्फ उस वीडियो के थ्रू लर्नर्स को सिर्फ वो चीज़ देखने को मिल रही है। अब चाहे लर्नर को समझ में आए चाहे ना आए, अब वो वीडियो को तो वापस नहीं बोल सकते ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके से पढ़ाओ। वीडियो को कैसे बोलेंगे, वीडियो तो चल रही है। तो इसलिए कहा है कि ये 1 वे कम्युनिकेशन है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो ये पूरा टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन ही है, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। एंड देयर मे बी डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल्स टू द टेलीकास्ट पीरियड, मतलब इसमें एक और क्या लिमिटेशन है कि अगर जो टीचर अपने लर्नर्स को वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर टीचिंग करता है तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो का सेटअप करना पड़ेगा। वीडियोस के लिए प्रोजेक्टर्स वगैरह लाने पड़ेंगे, उसके लिए पूरा सेटअप क्रिएट करना होगा, पूरा वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, तो टाइम जाएगा।
हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है ना। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। सो ये 4 थे हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड। लेक्चर मेथड जिसमें स्टूडेंट के सामने क्या करेगा, टीचर सिर्फ क्लासरूम में आएगा और लेक्चर देके और चला जाएगा। सेकंड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें भी टीचर लेक्चर ही देगा, लेकिन लेक्चर के साथ साथ वो बच्चे को डेमो करके भी यानी कि चीज़ें दिखा के भी समझाता रहेगा। थर्ड, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में जैसे लेक्चर मेथड में एक टीचर अपने लर्नर्स को पढ़ाता था, वैसे ही टीम टीचिंग में क्या होगा, 3-4 टीचर्स मिलके अपने लर्नर्स को पढ़ाएंगे। एंड टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन में वीडियो के थ्रू लर्नर्स को पढ़ाया जाएगा। तो ये चारों ही है आपके टीचर सेंटर्ड के मेथड्स, ठीक है। अब टीचिंग के कुछ और भी मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव टीचिंग। अब ये क्या है, डिडक्टिव इंडक्टिव का भी कंसेप्ट आपके आगे है, जो हम पूरी एक क्लासरूम में पूरे एक वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। जो डिडक्टिव इंडक्टिव का जो कंसेप्ट है वो आपके रिसर्च में भी आएगा, इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, या फिर आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी आएगा कि इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, तो हम वहाँ भी देखेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड में टीचर सेंटर्ड होता है ये, मतलब लर्नर जो है वो डायरेक्टली टीचर के थ्रू सीखता है। लेक्चर मेथड में क्या होता था, टीचर क्लासरूम में आया, लर्नर्स के सामने खड़ा हुआ, उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया, लेक्चर ओवर, पीरियड ओवर और टीचर क्लासरूम से बाहर। इसमें क्या हुआ, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसने क्या किया, डायरेक्टली टीचर से चीज़ें सीखी, है ना। इसमें लर्नर और टीचर के बीच में मीडिएटर में कुछ भी नहीं था, इसमें सीधा चीज़ें टीचर ने बोली, टीचर ने सिखाई और लर्नर ने सीखी, लर्नर ने सुनी। दैट इज योर डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें हम डायरेक्टली टीचर के थ्रू सीखते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ये लर्नर डोमिनेटेड है। मतलब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में टीचर के थ्रू हम डायरेक्टली नहीं सीखते, इनडायरेक्टली सीखते हैं। मतलब जैसे डायरेक्ट मेथड में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, वैसे ही इनडायरेक्ट मेथड में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक मीडिएटर होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स सीखते हैं। जैसे अगर हम पहले स्कूल में थे तो हमको होमवर्क मिलता था, तो हम क्या करते थे, होमवर्क में जो भी 4-5 क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे और फिर उन क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट सीखते थे। सो दैट इज योर इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ पे टीचर ने तो वो जो पूरा होमवर्क था वो प्रिपेयर तो टीचर ने ही किया है, लेकिन हमको सिखाया किसने है, हमने टीचर के थ्रू नहीं सीखा है, हमने सीखा किसके थ्रू है, उन 4-5 क्वेश्चंस के थ्रू सीखा है। सो दैट इज योर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जहाँ पे हम डायरेक्टली टीचर से सीखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड जहाँ पे हम टीचर से डायरेक्टली नहीं सीखते हैं, टीचर से इनडायरेक्टली सीखते हैं, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव भी आपका मैंने जैसे बताया रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट है और ये टीचिंग का भी पार्ट है। तो डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव में आप याद रख सकते हो डीजीपी, है ना, डीजीपी टर्म से आप डिडक्टिव मेथड को याद रख सकते हो। और इंडक्टिव मेथड क्या है, इंडक्टिव को आप डीजीपी का उल्टा कर दो, आईपीजी मेथड से याद कर सकते हो। अब डीजीपी क्या है, 2 टर्म्स आपको समझनी है, अगर वो दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई मतलब आपको पूरा डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड जो है वो समझ में आ जाएगा। डिडक्टिव में मैंने क्या बताया, डिडक्टिव जो है वो आपके डीजीपी से रिलेटेड है। मतलब जी क्या है, जी इज योर जनरलाइज। जनरलाइज मतलब वो चीज़ें जो क्या है, जो पूरे यूनिवर्स के लिए सही है, जो पूरे यूनिवर्स के लिए एक जैसी है। सो दैट इज योर जनरल थिंग, दैट इज योर स्पेसिफिक थिंग। लेकिन पर्टिकुलर पी से है, मतलब पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर क्या है, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रिफर करती है ना। तो जी का मतलब है जनरल चीज़, मतलब यूनिवर्सल चीज़ें, और पी का मतलब है पर्टिकुलर चीज़। अब डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में हम लर्नर्स को जनरल चीज़ों से पर्टिकुलर की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब जो चीज़ें यूनिवर्सली है, मतलब जो चीज़ें सभी के लिए सही है, उस टीचिंग से हम लर्नर्स को पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। और इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं हम, इंडक्टिव में उसी का ही ऑपोजिट होता है। इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर चीज़ों से एक जनरल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। अब कैसे जनरल कंक्लूजन, क्या है ये डिडक्टिव इंडक्टिव, स्पेसिफिक पर्टिकुलर, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अभी समझाती हूँ एग्जाम्पल से। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। जनरल से पर्टिकुलर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है ना। तो डिडक्टिव में अब चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, सन तो एक जगह से ही राइज होगा।
है ना। तो डिडक्टिव में हम क्या करेंगे, जनरल चीज से। अब ये सबके लिए जनरल कंक्लूजन है, सबके लिए सेम कंसेप्ट है, तो हम उस सेम चीज से पर्टिकुलर की तरफ चलेंगे। और उसी दूसरी तरफ हम इंडक्टिव में क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीजों से हम स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। डोंट वरी, आने वाली क्लासेस में हम इसको भी इन डेप्थ में मतलब डिटेल में देखेंगे, सो डोंट वरी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम आगे इसके लिए और डिटेल में भी क्लासेस लेकर आएंगे। अब हम टीचर सेंटर्ड मेथड के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द टीचर सेंट्रिक मेथड, मतलब इन चारों में से कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, इंक्वायरी और लेक्चर मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन हमने अभी पढ़ा, टीचर क्या करेगा, डेमो देके मतलब दिखा के बच्चों को सिखाएगा। टीम टीचिंग में 4-5 टीचर्स मिलके और फिर टीचिंग करेंगे। इंक्वायरी हमने कुछ पढ़ा क्या, नहीं। लेक्चर मेथड में टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में आएगा, बच्चों को लेक्चर देना स्टार्ट हो जाएगा, लेक्चर के थ्रू समझाएगा। लेकिन हमने इंक्वायरी अप्रोच कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंक्वायरी अप्रोच कुछ होता ही नहीं है ना। तो थर्ड इज योर आंसर इज सी। थर्ड इज योर आंसर, इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच जो है वो आपके टीचर सेंटर्ड मेथड का ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग इज टीचर सेंट्रिक। इनमें से कौन सा टीचर सेंट्रिक मेथड है, चॉक एंड टॉक, केस स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड या फिर फील्ड वर्क। चॉक एंड टॉक मेथड जो हमने अभी लेक्चर मेथड पढ़ा, उसका एक और नाम है, उसको चॉक एंड टॉक मेथड से भी जानते हैं। सो इसका आंसर है चॉक एंड टॉक मेथड। केस स्टडी जो है वो आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें लर्नर खुद प्रोजेक्ट्स के थ्रू खुद करके चीज़ों को सीखता है। एक्टिविटी बेस्ड जो है वो भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड है, इसमें भी लर्नर क्या करता है, खुद कई सारी एक्टिविटीज़ करके और एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। फील्ड वर्क भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें लर्नर क्या करेगा, खुद फील्ड में जाएगा और खुद चीज़ों को खुद से सीखने की कोशिश करता है। सो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है। आई होप आपको टीचर सेंटर्ड मेथड समझ में आया होगा। सो आफ्टर टीचर सेंटर्ड मेथड अब हम लर्नर सेंटर्ड मेथड्स की बात करते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में हमने क्या देखा था, टीचर सेंटर्ड मेथड्स में हमने देखा था कि जो भी टीचिंग होगी वो टीचर खुद के अकॉर्डिंग करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि लर्नर्स को वो चीज़ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, उनको कोई डाउट है, उसको लर्नर से कोई मतलब नहीं है। वो सोचेगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट, एकदम सही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में क्या होगा, इसमें जो भी टीचिंग होगी, जो भी टीचर लर्नर्स को पढ़ाएगा, या तो टीचिंग लर्नर्स के अकॉर्डिंग होगी, या फिर लर्नर्स क्या करेगा, बिना टीचर के खुद से ही चीज़ों को करके सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। Learner centered teaching method try to address the differences displayed between the pupils. Pupils क्या है, pupils मतलब आपके स्टूडेंट, आपके लर्नर्स। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में टीचर जो है वो स्टूडेंट को ध्यान में रख के अपनी टीचिंग करता है, और लर्नर सेंटर्ड मेथड में हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के टीचिंग कराई जाती है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच व्यूज लर्नर्स एज एक्टिव एजेंट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में लर्नर्स जो होते हैं वो आपके एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर एक्टिव थे, लर्नर सेंटर्ड मेथड में लर्नर्स एक्टिव हैं। लर्निंग इज एन एक्टिव सर्च फॉर मीनिंग बाय लर्नर एंड कंस्ट्रक्टेड रादर देन पैसिव रिसीव्ड, ठीक है। मतलब इसमें जो लर्नर जो है वो नॉलेज रिसीव करेंगे, वो एक्टिवली रिसीव करेंगे, ना कि पैसिव वे में। जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या हो रहा था, वो नॉलेज तो उसमें भी रिसीव हो रही थी, लेकिन कैसे, एक पैसिव वे में रिसीव हो रही थी। पैसिव वे मतलब उसमें उनको अपना ब्रेन, अपनी नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं हो रही थी। लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड में जब टीचिंग होगी, लर्नर्स के अकॉर्डिंग होगी, तो लर्नर्स उसको चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर लर्नर्स चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो लर्निंग होगी वो आपकी एक्टिवली होगी। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड शिफ्ट द फोकस ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम टीचर टू लर्नर। पहले क्या हुआ करता था, जो टीचिंग पे जो मेन फोकस रहा करता था वो टीचर का रहा करता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में वो जो फोकस है वो हमने लर्नर से, वो हमने टीचर से लर्नर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या आता है, सबसे पहले एक्टिव लर्निंग। लर्नर जो है वो एक्टिव रहते हैं, उनकी जो लर्निंग है वो एक्टिव होती है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को, अपनी एक्टिविटीज़ को यूज़ करके चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो लर्निंग होगी वो आपकी एक्टिव होगी, ना कि पैसिव। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब बच्चे जो हैं वो
सहयोग के थ्रू चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी लर्नर्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना के 2-3 बच्चों के साथ में मिलके एक ग्रुप टीम या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो लर्निंग होगी वो कोऑपरेटिव तरीके से होगी, सहयोग के तरीके से होगी। अब सबसे पहला मेथड कौन सा है आपका लर्नर सेंटर्ड का? सबसे पहला मेथड है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? होमवर्क, जो हमको भी पहले मिला करता था। अब असाइनमेंट में क्या होता है, जब टीचर अपने स्टूडेंट को होमवर्क देता है तो स्टूडेंट को वो होमवर्क अपने घर पे जाके उसको कंप्लीट करना होता है। उससे स्टूडेंट का भी रिवीजन हो जाता है, उसको समझ में भी आ जाता है कि उसको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट डे जब टीचर उसकी कॉपी चेक करेगा तो टीचर को भी फीडबैक मिल जाएगा कि उसने जो पढ़ाया वो उसके लर्नर्स को समझ में आया है, नहीं समझ में आया, ये सब कुछ। तो असाइनमेंट मेथड क्या होता है, जो भी टीचर अपने क्लासरूम में अभी पढ़ा रहा है वो अपने लर्नर्स को उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रोजेक्ट या कुछ भी होमवर्क देगा जिसको लर्नर्स को खुद से करके चीजों को सीखना होगा। सो दैट इज योर असाइनमेंट मेथड। ठीक है। Now assignment should be open-ended and should promoted creativity among the students. Assignment टीचर को ऐसे देने चाहिए जिससे स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि टीचर ने कोई भी असाइनमेंट दिया है वो बच्चे बस जाएं घर पे उसको अपनी बुक में से कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाएं और अपने टीचर को दिखा दें, उससे उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। असाइनमेंट टीचर क्यों दे रहा है? ताकि बच्चों को समझ में आए कि उनको कितनी चीज समझ में आई है, वो खुद से चीजों को करके सीखे, उसका प्रैक्टिस करे, रिविजन करे, है ना। तो असाइनमेंट जो है वो बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप कराने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब असाइनमेंट के एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली काम करना सिखाता है। असाइनमेंट जो है उसमें स्टूडेंट जब खुद से चीज़ों को करके सीखेगा तो उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होगा, तो स्टूडेंट जो है वो टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करने की कोशिश करेगा और इंडिपेंडेंट बनेगा। Second, it helps in sharpening the students' analytical, comprehension and problem solving abilities. I hope आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब पता होगा। एनालिसिस, कॉम्प्रीहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवेल्युएशन, हमने ये सब भी वर्ड्स को डिस्कस किया था इन डिटेल में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो आई होप आपको इन वर्ड्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, जब बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखता है तो उसके अंदर एनालिसिस की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डेवलप होती है, मतलब वो चीज़ों को करके उसको एनालाइज करके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो उनका जो माइंड है, जो ब्रेन है वो और ज़्यादा शार्प होता है, उनकी मेमोरी जो है वो और ज़्यादा शार्प बनती है। थर्ड, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। अब बच्चे जब खुद से चीज़ों को करके सीखेंगे, खुद से जब होमवर्क करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होगी। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है, स्टूडेंट्स में कॉपी द मटेरियल फ्रॉम ईच अदर अनलेस द असाइनमेंट्स आर केयरफुली प्लान्ड। कि असाइनमेंट्स टीचर जो है वो ऐसे प्लान करे कि बच्चे जो है वो एक दूसरे का कॉपी ना कर सकें। अब ये चीज़ तो हमने भी बचपन में बहुत करी है, मैंने भी करी है, आप लोगों ने भी करी होगी कि अगर हम कभी क्लासरूम में नहीं गए या हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हमने अपने फ्रेंड को कहा होगा कि ले थोड़ा सा बता देना यार, तो उसका देख के हमने भी कॉपी पेस्ट करके और टीचर को सबमिट कर दिया असाइनमेंट। लेकिन अब हमारा तो हो गया जो टाइम था जो, लेकिन अब हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी अपने लर्नर्स के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर करें वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो है वो कॉपी पेस्ट ना कर सके अपने बुक में से या अपने दूसरे फ्रेंड्स का, है ना। तो असाइनमेंट जो है वो एकदम केयरफुली प्लान होना चाहिए। सेकंड इज योर केस स्टडी। असाइनमेंट मेथड समझ में आ गया। असाइनमेंट मेथड क्या था? टीचर ने जो भी कंटेंट पढ़ाया है, जो भी अपना चैप्टर पढ़ाया है, उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोजेक्ट वर्क देगा, कुछ होमवर्क देगा और उस होमवर्क को करके स्टूडेंट को सीखना होगा। दैट इज योर असाइनमेंट मेथड अंडर योर लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या है? केस स्टडी मेथड में टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक कंटेंट से रिलेटेड बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स देता है और बच्चों को वो प्रोजेक्ट बनाते बनाते उस कंटेंट को सीखना होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्टिव लर्निंग होती है। अब जब बच्चे वो प्रोजेक्ट खुद से बनाएंगे तो वो एक्टिवली रोल प्ले करेंगे, उनका माइंड, उनका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा। क्रिएटिव थिंकिंग इज एनकरेज्ड। केस स्टडी मेथड में क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। एंड स्टूडेंट थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज, मतलब स्टूडेंट जो है अपनी नॉलेज के परे जाके चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब जब बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है तो बच्चे सोचेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा दिखना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? नई नई चीज़ों को ढूंढ के लेके आएंगे, रिसर्च करेंगे और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो केस स्टडी मेथड से क्या होता है? बच्चे के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज तो डेवलप होती ही होती है, साथ ही साथ उसका ब्रेन जो है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड होता है।
अब केस स्टडी मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? It provides opportunity for the participants to critically examine, analyze, evaluate, express, respond opinions. I hope आपको इन सभी वर्ड का मतलब पता होगा। एनालिसिस, इवेल्युएशन हम डिटेल में कर चुके हैं ये ऑलरेडी, ठीक है। अब केस स्टडी मेथड से क्या होता है? केस स्टडी मेथड में स्टूडेंट जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो चीज़ों को एनालाइज करेगा, उनको इवेल्युएट करेगा, क्या उसको इस प्रोजेक्ट में इस पिक्चर का यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस एग्जाम्पल को वो लिखे ना लिखे, कैसे और क्रिएटिव बना सके अपने प्रोजेक्ट को। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर एनालिसिस, इवेल्युएशन की जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा निकल के बाहर आएगी और ज़्यादा डेवलप होगी। इट एनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब केस स्टडी मेथड से हम बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे? अब जब बच्चा खुद से प्रोजेक्ट्स को बनाएगा तो वो खुद के डिसीजंस खुद लेगा कि उसको कौन से डायग्राम्स यूज करने, कौन सी पिक्चर्स यूज करनी है, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का भी डेवलप होगा। कैसे जो भी अड़चने आएगी उसके सामने उस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम वो उन प्रॉब्लम्स को भी खुद से ही सॉल्व करेगा। सो दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हम केस स्टडी मेथड से बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड, इट लीड्स टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब केस स्टडी मेथड से हम बच्चे के अंदर इनोवेशन को डेवलप कर सकते हैं। इनोवेशन इज योर क्रिएटिविटी, है ना, कि बच्चा चाहेगा कि उसका प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा दिखे, तो वो नई नई चीजों का यूज करेगा, अपने प्रोजेक्ट को और क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर इनोवेशन की भावना जगेगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है केस स्टडी मेथड के? टू यूज दिस मेथड रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। अब केस स्टडी मेथड यानी कि प्रोजेक्ट बच्चों को देने के लिए एक टीचर भी हमको ट्रेन और एक्सपर्ट टीचर होना चाहिए, जिसको ऐसी चीज के बारे में नॉलेज हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज हो। तो हमको जो टीचर्स हैं वो भी हमको एक्सपर्ट चाहिए होंगे। एंड इट कैन नॉट बी यूज अंडर ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब केस स्टडी मेथड को हम सभी सिचुएशन में और सभी सब्जेक्ट्स में भी यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे सभी सिचुएशन में? अब अगर हम बात करें केजी क्लास के बच्चों की या फिर फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की, अब अगर हम उनको प्रोजेक्ट मेथड देंगे, उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे, तो वो क्या प्रोजेक्ट बना पाएंगे, है ना, उनको क्या पता प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे बनाना होता है। तो हम केस स्टडी मेथड का सभी सिचुएशंस में यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम साइंस में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में हम प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना सकते। तो ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए और सभी सिचुएशंस के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको केस स्टडी मेथड समझ में आया होगा, और फर्स्ट वाला था असाइनमेंट मेथड, ये दोनों आपको अभी तक समझ में आए होंगे। थर्ड इज योर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को DI भी कहते हैं। DI क्या है? इस मेथड में टीचर अपनी टीचिंग करेगा वो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग करेगा, मतलब एक क्लास में अगर 10 बच्चे, 20 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर अपनी टीचिंग करेगा, हर एक बच्चे को ध्यान में रख के। अब जरूरी तो नहीं है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी एक जैसे हो सकता है कुछ वीक है, कुछ इंटेलिजेंट है। तो टीचर अपनी टीचिंग इस अकॉर्डिंग करेगा कि वीक बच्चे जो है उनको भी बेनिफिट हो और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और उनको भी बेनिफिट हो। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड में टीचर क्या करेगा, अलग अलग बच्चों जैसे अपने अलग अलग मेथड्स का यूज करेगा टीचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या है? ओपन लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्नर्स कभी भी आके अपने फ्लेक्सिबल, अपने कन्वीनियंस टाइम के अकॉर्डिंग लर्निंग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, मैं कहीं और जगह से आपको पढ़ा रही हूँ, आप कहीं और जगह से पढ़ रहे हो, मैं किसी और टाइम पे पढ़ा रही हूँ, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, है ना। तो ओपन लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्नर्स अपने फ्लेक्सिबल टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं चीज़ों को। इसका एडवांटेज क्या है? इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर। ये लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब अगर आप 8 बजे फ्री नहीं हो तो आप 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कर सकते हो, है ना। इसकी लिमिटेशंस क्या है? नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। आई होप आपको इन दोनों के बारे में पता होगा। अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन क्या है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम ओपन लर्निंग मेथड के थ्रू, मतलब ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्नर्स के अंदर साइकोमोटर डोमेन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? आपकी फिजिकल स्किल्स और फिजिकल एक्शंस को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्कूटी या फिर आपको 4 व्हीलर चलाना सीखना है तो क्या आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको अपने ट्रेनर के पास में जाना पड़ेगा, एक सेम फिजिकल एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा,
फिर आपका ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देगा, आपको पहले वो गियर के बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा, है ना, धीरे धीरे चीज़ों के बारे में आपको ट्रेन करेगा। तो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, ओपन लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू हम बच्चों के अंदर साइकोमोटर डोमेन यानी कि बच्चों के अंदर हम फिजिकल स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है, इट रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज। अब ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए हमको टाइम चाहिए, हमको एक्सपर्ट लोग चाहिए जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर सके, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, और रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज क्या, हमको फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अपनी लर्निंग को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ओपन लर्निंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज ये ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है। ह्यूरिस्टिक मेथड में प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है कि बच्चा जितना ज्यादा चीजों को खुद से करके सीखने की कोशिश करेगा, उतना ही ज्यादा उसका माइंड जो है वो डेवलप होगा। मतलब लर्नर जो है वो खुद की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद निकाले। जब तक वो खुद से चीजों को नहीं करेंगे, खुद की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद नहीं निकालेंगे, चाहे टीचर उनको कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, वो जब तक चीजों को खुद से करके नहीं सीखेंगे, उनको चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अब हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि हमको सिर्फ अपनी सेकंड क्लास के लिए या थर्ड क्लास के लिए क्वेश्चंस को रटने हैं और क्लास को पास आउट करना है। नहीं, हमको जो हमारी लर्निंग करनी है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए करनी है, मतलब जिंदगी भर के लिए करनी है ना। हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इसलिए पढ़ाई करें ताकि हमारा नेट JRF या कोई दूसरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, बल्कि हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम पढ़ाई जो है वो इस तरीके से करें कि ये हमारी पूरी जिंदगी भर काम आए। तो अगर हमको ऐसी पढ़ाई करनी है तो इसके लिए लर्नर्स को खुद से चीज़ों को सीखना होगा, किसी टीचर पे या किसी गाइड ट्रेनर पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। इंडिपेंडेंटली चीज़ों को खुद से करके सीखना होगा, खुद से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको सीखना होगा। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने आपका ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है। इसमें लर्नर क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकालता है और फिर धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इस मेथड के क्या मेरिट्स हैं? फर्स्ट, इट डेवलप्स द एबिलिटी टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेशन अमंग स्टूडेंट्स। ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू स्टूडेंट के अंदर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की भावना जगती है। अब जब लर्नर्स खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, खुद से कुछ भी प्रिपेयर करेंगे, तो उसके अंदर वो 10 चीजें देखेंगे कि उनको ये क्या, उनको अगर ये करना है तो ये क्यों करना चाहिए, इस पिक्चर को वो इस प्रोजेक्ट में क्यों ऐड करें, इस एग्जाम्पल को क्यों ऐड करें, वो रिसर्च करेंगे, है ना। तो उससे इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जो नॉलेज है, वो लर्नर्स के अंदर बढ़ेगी। सेकेंड, इट डेवलप्स अ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मतलब बच्चों के अंदर खुद से करके चीज़ों को सीखने की जो आदत है वो बढ़ेगी। एंड सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन मतलब उनको किसी दूसरे की डायरेक्शन यानी कि किसी दूसरे से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होगी, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। वो इंडिपेंडेंटली खुद के डायरेक्शन, खुद के जो डिसीजन है वो खुद ले सकेंगे। तो ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू हम बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डायरेक्शन को डेवलप कर सकते हैं। इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स बाय मेकिंग देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट फॉर देयर हाउ टू अराइव एट डिसीजंस बाय एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू स्टूडेंट जो है वो अपने आप से सच बोलना सीखेंगे। सच बोलना कैसे सीखेंगे? अब अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या कोई टीचर समझा रहा है और अगर वो आपसे पूछेगा कि आपको समझ में आ गया, तो आप उससे तो झूठ बोल सकते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया। लेकिन जब आप खुद से चीज़ों को करके सीखने की कोशिश करोगे, जब आप खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, है ना। तो इस मेथड के थ्रू लर्नर्स जो है वो एक ऑनेस्टी और एक ऑनेस्ट मैन बनना भी सीखते हैं। It is a psychologically sound system of learning as it is based on the maximum learning by doing. Learning by doing हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में भी देखे थे कि टीचिंग का कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग मतलब टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें लर्नर्स जो है वो चीज़ों को खुद से करके सीखें, है ना। तो ये आपके ह्यूरिस्टिक मेथड का भी एक मेरिट है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या देखा हमने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि लर्नर जो है वो खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकाले, खुद से करके चीज़ों को सीखे, है ना। तो इसमें जब लर्नर्स खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालेंगे तो वो खुद से चीज़ों को करके सीखेंगे, एंड दैट इज योर लर्निंग बाय डूइंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है इट डेवलप्स इन द स्टूडेंट अ हैबिट ऑफ डिलिजेंस। मतलब इस मेथड के थ्रू, ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू स्टूडेंट के अंदर एक डिलिजेंस की भावना जगती है। एंड इट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंडिविजुअल अटेंशन टू बी पेड बाय टीचर एंड फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट। These contacts helps in establishing cordial relations between teacher and taught। मतलब क्या है, ऐसे मेथड के थ्रू टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन डेवलप होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। अब ह्यूरिस्टिक मेथड में आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये नहीं कहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कुछ है वो सारा काम स्टूडेंट ही करे, टीचर कुछ भी ना करे, नहीं।
आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि स्टूडेंट खुद से चीजों को करने की कोशिश करे, अगर उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर से भी गाइडेंस ले सकता है, टीचर तो है ही वहां पे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ये चाहते हैं कि बच्चा खुद से चीजों को करके सीखे ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, है ना। लेकिन टीचर भी है वहां पे, अगर उसको टीचर की जरूरत है तो टीचर उसको गाइडेंस भी दे सकता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड से टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन, एक अच्छा एनवायरमेंट भी बिल्डअप होता है, ठीक है। सो दैट इज योर ह्यूरिस्टिक मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने फर्स्ट देखा असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, टीचर जो है वो अपने लर्नर्स को होमवर्क देते हैं और फिर उस होमवर्क को करके लर्नर्स जो है वो चीज़ें सीखते हैं। फिर देखा हमने केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या है, केस स्टडी मेथड में टीचर जो है अपने स्टूडेंट को कोई भी प्रोजेक्ट देगा, अपने कंटेंट, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फिर उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग करेंगे। फिर हमने देखा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जो है वो अपनी टीचिंग करेगा वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करेगा। जितने बच्चे हैं क्लास में, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर अपनी टीचिंग मेथड्स, अपने टीचिंग के मैक्सिम्स का यूज करेगा, प्रिंसिपल्स का यूज करेगा। फिर हमने देखा ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबल टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग लर्निंग को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने देखा ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, और इन्होंने कहा है कि बच्चे जितना ज़्यादा खुद से चीज़ों को करके सीखने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और वो चीज़ उनके ज़िंदगी भर के लिए काम भी आएगी। मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकालें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। आई होप आपको ये सभी लर्नर सेंटर्ड मेथड समझ में आए होंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है, इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स बिकम, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में स्टूडेंट क्या बनता है, पैसिव लर्नर बनता है, नॉन रेस्पॉन्सिव बनता है, डिपेंडेंट ऑन टीचर रहता है, या फिर क्रिएटर ऑफ नॉलेज बनता है। बताइए। पैसिव तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट तो एक्टिव रहता है, स्टूडेंट चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करता है, खुद से सीखने की कोशिश करता है। लेकिन पैसिव किस में रहता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में रहता है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। नॉन रेस्पॉन्सिव, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टूडेंट की ही रहती है, तो फिर नॉन रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। हाँ, टीचर सेंटर्ड मेथड में हम कह सकते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, तो उसमें लर्नर जो है वो नॉन रेस्पॉन्सिव रह सकता है। डिपेंडेंट ऑन टीचर, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। लर्नर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है, तो वो टीचर पे तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहता है। लेकिन हाँ, वो क्रिएटर ऑफ नॉलेज जरूर बन जाता है। मतलब जब स्टूडेंट चीज़ों को खुद से करके सीखने की कोशिश करता है तो वो नई नॉलेज को क्रिएट करता है, नई क्रिएटिविटी को क्रिएट करता है, और उससे वो क्रिएटर ऑफ नॉलेज बनता है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट क्या बनता है, क्रिएटर ऑफ नॉलेज। सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। ओके, वन मोर क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। इनमें से कौन सी आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। फर्स्ट, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, चॉक एंड टॉक मेथड, साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल। तो हमने लर्नर सेंटर्ड मेथड में चॉक एंड टॉक मेथड तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मैंने आपसे कहा था कि चॉक एंड टॉक मेथड जो है वो हम लेक्चर मेथड का दूसरा नाम भी है, मतलब लेक्चर मेथड को चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। और लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा हुआ, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग एंड ये ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड हमने अभी किया, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकाल के चीज़ों को सीखें। साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग क्या होता है, साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी टीचर है वो एक सेम इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब हम छोटे थे तो हमने भी इस मेथड में पढ़ा होगा ज़रूर कि टीचर क्या करता है, आपके हिंदी में या आपकी हिस्ट्री में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में दिया होगा। तो टीचर कहता था कि ठीक है, तू राम बन जा, तू श्याम बन जा, तू सीता बन जा, और फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना अपना कैरेक्टर के जो भी डायलॉग्स होते थे वो बोलते थे, है ना। इससे क्या होता था, एक सेम इन्वायरमेंट, वैसा का वैसा ही जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है। मतलब साइमुलेशन होता है। साइमुलेशन का मतलब है सेम इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, है ना। तो उससे क्या होता था, सभी बच्चे अपने अपने डायलॉग्स बोलते थे अपने अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, और फिर सेम वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। उससे लर्नर्स को चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट भी आता था और वो इजीली चीज़ों को सीख भी सकते थे। सो साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग इज योर लर्नर सेंटर्ड मेथड। एंड चॉक एंड टॉक तो लेक्चर मेथड का दूसरा नाम है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जो है वो भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें लर्नर्स जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के थ्रू चीज़ों को करके और फिर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो
या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड समझ में आए होंगे। थैंक यू।